नमस्कार, बिहार मिल्खा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें कि पूरे देश में एनडीए की एक बार सरकार बन रही है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया मंत्रिमंडल के साथ, लेकिन उसके बाद चर्चा तेज है। बिहार से नीतीश कुमार की ज्यादा चर्चा है। मतलब इस पूरे लोकसभा में अगर हम कहें कि पूरे देश में टोटल जितने भी 292 जो प्रत्याशी जीत के आए हैं उनमें सबसे अधिक चर्चा है तो नीतीश कुमार के। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद काफी अति उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीट देकर के आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सूरज जी, आपको तो आज बहुत खुशी होती होगी कि आप भाजपा आए और भाजपा जो है सो खासकर मिथिलांचल के 5 जो सीट, जो लोग सोचते थे सनी हजारे जीत जाएंगे, ये पूरी एक नैरेटिव था। ये भी कहा था कि ललित यादव जीत जाएंगे, फातमी जी जीत जाएंगे। इन 3 पर तो था ही, भले ही नित्यानंद राय और रामप्रीत मंडल प्रताप जीत जाएंगे, इन 3 पर था। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो पहले से खुश था क्योंकि मुझे पता था कि ये जीतना है, क्योंकि रूप और आकार जो हमारे देश में बना हुआ था, जनता का जो विश्वास था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो एक अतुल्य था। उसमें किसी से तुलनात्मक कोई बातें थी नहीं और हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि उनके नेतृत्व में जो हमारी सरकार हमारे भारत के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया गया है और क्षेत्र वाइज जो हमारे सांसद महोदय के द्वारा जो फंडिंग लाके यहाँ काम करवाई गई है वो सराहनीय था और इसका रिजल्ट तो जनता देगी ही देगी। तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त थे कि ये जीत होनी है और हम लोग इलेक्शन के पहले से ही खुश थे। आप बहुत सारे आदमी हम लोग को बोलते थे कि यूफोरिया में घूम रहे हैं, बट यूफोरिया में हम लोग बिल्कुल नहीं थे। हम लोग बिल्कुल आश्वस्त थे कि हमारा मिथिलांचल निश्चित रूप से सारे सीटों को जीत के देगा और वही हुआ जो हम सोच रहे थे। आप भी क्षेत्र में घूमे होंगे, हम भी घूमे थे क्षेत्र में। अच्छा, ये लग रहा था कि जैसे कि दरभंगा से 1,86,000 लगभग या 75,000 मतों से गोपाल जी ठाकुर जीते। लोग ये कह रहे थे कि नहीं 1 लाख वोट से ललित यादव जीते। तो ये गैप, अगर 1 लाख ललित जी जीत रहे हैं और 1,75,000 जीते तो करीब 2.5 लाख का गैप हुआ। तो ये गैप कहाँ, कौन सा क्षेत्र ऐसा था? ग्रामीण से भी ललित यादव को ज्यादा बढ़त नहीं मिली है? ललित देखिए मनोज जी, हम कहना ये चाहेंगे कि कोई भी क्षेत्र हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जो भी 6 विधानसभा क्षेत्र था हमारे दरभंगा लोकसभा में, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से हमारे भारतीय जनता पार्टी की लीड नहीं हुई है। एक भी आप बता दें, चाहे हमारे ललित भैया का ग्रामीण क्षेत्र है और वहां से भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का लीड अच्छा खासा लीड है वहां से। तो ये इंडिकेट्स करता है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी के लिए विश्वास है और उसी विश्वास का ये रूप और आकार है कि हर क्षेत्र में हम लोगों को सफलता मिली और हम लोग एक अच्छी लीड लेकर माननीय गोपाल जी ठाकुर यहाँ से लगभग 1,78,000 की वोटों से जीत हासिल की है। अच्छा, ये देखिए कितना बड़ा अंतर है, दर्शकों को समझना होगा। बेनीपुर से संबंध रखते हैं गोपाल जी ठाकुर, वहां से उन्हें लगभग 38,000 से ज्यादा अधिक मतों से लीड मिली है। लेकिन शहरी जो ग्रामीण क्षेत्र जहां से ललित यादव 4 बार विधायक रह चुके हैं, वहां से भी गोपाल जी ठाकुर लीड कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि आने वाले समय जो विधानसभा है जहां पर पकड़ है ललित यादव की, वो भी कमजोर हो जाएगी? नहीं, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कमजोर पड़े, क्योंकि वो भी एक माननीय और अच्छे नेता के रूप में हमारे मिथिलांचल में माने जाते हैं। पब्लिक के प्रति उनकी हमेशा अभिरुचि रही है, मान सम्मान पब्लिक को देना, कहीं से उन्होंने कभी कमी नहीं किया है। से क्यों कहिए, तो उनका क्षेत्र ये देखिए बातें ये थी कि अब तक जो थे ललित भैया वो विधानसभा क्षेत्र लड़ रहे थे। विधानसभा क्षेत्र का जो एक प्राकलन होता है इलेक्शन लड़ने का, उसकी मुद्दाएं कुछ अलग होती है और जो राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दाएं होती है कुछ अलग होती है। मुद्दाएं अलग होने के कारण आदमियों का रुझान इस प्रकार से था कि वो माननीय मोदी जी को जो लाना चाह रहे थे, क्योंकि इसकी नेतृत्व, उनका जो नेतृत्व है वो हमारे सिर्फ देश के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। तो उनका जो काम पूरी दुनिया के लेवल में, जो उनका एक नेतृत्व करने वाले आदमियों में जो उनकी एक लेवल है वो काफी ऊंचाइयों पे गई है। तो उस ऊंचाइयों के कारण मोदी जी की मान सम्मान बढ़ी है और हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो सबको पता है कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर हो या पाकिस्तान के मुद्दे पर हो या फिर आप जैसे बेरोजगारी की बात आप उठाते हैं, वो सब के मुद्दा ही था, पब्लिक ये सब जानते हैं
पब्लिक को पता है कि आप बेरोजगारी का मुद्दा जो उस पर पड़ा कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को, तो उसी मुद्दे पर पड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम बातों को लेकर के पड़ा। नहीं, ये एक्चुअली बहुत सारे आदमियों का ये कहना है, जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता है उनका कहना है कि महंगाइयों के मैटर में पड़ी है। महंगाई कहाँ है, मुझे ये बताइए। कम क्यों हो गया, इसका विश्लेषण कीजिएगा। आपके मोदी जी का 1 लाख 1.5 लाख मत से जीते हैं, जो कि 3.5 वो अपने क्षेत्र से। आपका यूपी लूज कर रहा है, जबकि कहा जाता था। तो अब क्या माना जाए कि हिंदू मुस्लिम करके जो बीजेपी चुनाव जीतती थी, वो अब चुनाव के बाद हिंदू मुस्लिम का देखिए, पहले भी हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम की पार्टी इसमें चल रही थी, ऐसा कहीं नहीं था। सबका एक मुद्दा होता है, उस मुद्दे पे काम ये था कि हमारी पार्ट कंसर्न ये जरूर थी कि श्री राम मंदिर का बनना। वो तो ये जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जो थी वो आपकी कम हो गई। योगी जी का जो चेहरा था वो चेहरा अप डाउन हो गया है। तो क्या लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गया और हिंदू का वोट बैंक कट गया, इस बार वोट कम, सीट कम आई है आपकी? नहीं, देखिए, जात पाति की बातें या हिंदू मुस्लिम की बातें जो थी ना, वो उस पार्ट पे हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न कभी भी नहीं रहे, और इस बार हम लोगों ने फोकस भी उस पार्ट पे नहीं किया, थोड़ा भी नहीं। क्योंकि हम लोग का पार्ट कंसर्न इस बार का यही था कि ऑल एबव आप इस बात को कंक्लूड करेंगे तो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने के लिए गए थे। मोदी जी हमारे एक ब्रांड है, और उस ब्रांड के द्वारा किया गया काम को ही हम लोग फील्ड में रखे उस चीजों को। जिस पार्ट की कम्युनिकेशन ये हो सकता है कि प्रॉपर ढंग से ग्राउंड लेवल पे नहीं हुई हो, और दूसरे आदमी भी नेता है जो अखिलेश जी का पार्टी का एक विनिंग चेहरा वहां पे आया। अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम की बातें अगर होती तो फिर बिहार में क्यों नहीं आरजेडी की सरकार आ गई? उसकी मतलब उसकी सीट बढ़नी चाहिए थी, 4 सीट पर आगे क्यों सिमट गया? तो वो बढ़ने की बातें होना चाहिए, जबकि सबको पता है कि आरजेडी का मतलब है कि हम वैश्वीकरण, मुस्लिम और यादव की वोट तो आनी है। और इस बार जबकि देखा गया एनालिसिस में कि सवर्णों का भी वोट आरजेडी को कुछ ना कुछ गया है, जहां पे इस पार्ट का था कि बहुत सारे आदमियों से इंडिविजुअल स्तर पे जो हमारे उम्मीदवार थे, उन लोगों से बहुतों आदमी को कुछ नाराजगी थी, तो उसके कारण भी कुछ वोट कटे हैं और वो आरजेडी को गया है। आप इस पार्ट में जी देखे होंगे कि आदमी कैंडिडेट्स को पसंद नहीं किया है, ना मुझे ना आरजेडी चाहिए, ना मुझे समाजवादी चाहिए, ना मुझे बीजेपी चाहिए। वो लोग कैंडिडेट को नकारात्मक रूप से देखे हैं, और उसके बदले उन्होंने नोटा का उपयोग किया। नोटा खूब इस बार वोटिंग हुई है देश में 2 लाख से ऊपर जी। तो ये इंडिकेट्स कर रहा है कि कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है उस पर भी हम लोग को फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पार्ट का कि आज जो कैंडिडेचर है उन्हीं को लगातार बारंबार दे रहे हैं। नए फेस को आना भी हमारे सिस्टम में आना चाहिए, और निश्चित रूप से जो सीट घटा है उस पर सरकार बनने गठन होने के बाद निश्चित रूप से एक समीक्षात्मक बैठक होती है, समीक्षा इसकी होगी और उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि अब शुक्ला जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। पूरे क्षेत्र में चुनाव से पहले यही मुद्दा था कि गोपाल जी नहीं आए, मिलने नहीं आए 5 साल में। तो हमने उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या अब आपका क्या रहेगा, क्या आप मिलने जाएंगे लोगों से? उन्होंने कहा कि हाँ, लोगों से भी मिलने जाएंगे और विकास का भी काम करेंगे। अगर आप लोगों की बैठक होती है गोपाल जी ठाकुर के साथ, तो क्या इस तरह पर विचार किया जाएगा कि अब क्षेत्र में लड्डू बांटे जाए? कुछ होना चाहिए जो गोपाल जी जाए, एक विधानसभा में जाके वहां कई लोगों से मिले, कई क्षेत्र में जाके मिले, तो इस तरह कुछ हो। देखिए, लड्डू बांटने की प्रक्रियाएं जो है ना, वो कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है, क्योंकि लड्डू खिला दिए तो हम अपनी प्रेजेंस वहां जाहिर कर दिए। लड्डू तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने के कारण हर आदमी, हमारी जनताएं, जितने भी हमारी वोटर्स हैं, वो लोग भी एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, तो मुझे लड्डू खिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतने कंसर्न जरूर बातें हैं कि अपने फ्रीक्वेंसीज को माननीय सांसद महोदय ने बताया कि कुछ भूल कहीं मेरी हुई है, जिस पार्ट को निश्चित रूप से संभालने की कोशिश करेंगे। और सांसद का बेसिकली मैं आज भी इस बात को बोलूंगा कि इंडिविजुअल घर पे जाना सांसद का काम नहीं है। मैं पहले वाले भी आपको बताया था, ये क्षेत्र नाराजगी था, तो क्या एक कोर कमेटी बनेगी और उसको विधानसभा बार दे दिया जाएगा? हाँ, आप जाकर के मिलिए लोगों से। बिल्कुल, हमारा मैं प्रोपोजल्स को इसी पार्ट से बताना चाह रहा था कि माइक्रो स्तर पे, जैसे मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पंचायत है या गांव है या फिर आपका जिला पार्षद का क्षेत्र है, तो हमारे कंसर्न पार्ट में छोटे छोटे स्तरों पे उस आदमी की ये की जाएगी और इनकी किसी न किसी रूप में ये बताया जाएगा। और धन्यवाद के लिए हम लोगों ने उन लोगों का, जैसे हम लोगों का ये था कि इलेक्शंस के समय में हम लोग एक प्रोजेक्शंस निकाले थे नॉमिनेशन के समय कि भाई आपका आशीर्वाद और नॉमिनेशन दोनों एक साथ है।
तो आशीर्वाद मिला, तो अब एक बार उसके बाद धन्यवाद भी हम लोग देने जाएंगे ही जाएंगे। तो धन्यवाद देने हेतु हम सभी आदमी को बुलाएंगे नहीं, धन्यवाद देने का काम मेरा है उनके घर पे जाके उनको धन्यवाद देना कि उनकी सहयोग से और उन लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जो बहुमत दिया है उसमें अपना एक विश्वास जताया है। उस विश्वास के आधार पे हम लोगों ने नए पुनः तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सरकार गठन करने का काम केंद्र में किया है। अच्छा, अब तो हम लोग धन्यवाद जरूर देंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि नीतीश जी की जो है वो क्षमता बढ़ गई है, बहुत लोग उनसे भाई चाचा सब कह रहे हैं, तो तीन कैबिनेट की मांग हो रही है। तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र से संजय झा की मंत्री बनना लगभग तय हो गई है? तो जिससे सूत्र बता रहे हैं कि संजय झा को रेल मंत्रालय मिल सकता है, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी इस क्षेत्र में, जो विकास के काम है वो हो सकते हैं, या फिर और भी विभाग हैं। तो क्या लगता है कि इस पर आपको लगता है कि संजय झा अगर मंत्री बन जाते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, इसके विषय मुझे कोई जानकारी अब तक नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, मैं पिछली बार भी जब आपके झंझारपुर गया था तो मैंने बोला था कि वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उनके हाथ में विश्वकर्मा है, वो जिस जगह जाएंगे ना उसी जगह कुछ ऐसा रूप और आकार परिवर्तित करेंगे कि लोग जानने लगेगा कि बस किसी न किसी ने अद्भुत आदमी ने इससे काम किया है। तो संजय भाई साहब को चाहे रेल मंत्रालय मिले या कोई मंत्रालय मिले, आप उनकी वर्चस्व इस प्रकार की होती है, काम करने की क्षमताएं इस प्रकार की होती है, उनकी सोच एक ऐसी होती है, वो निश्चित रूप से एक नई बदलाव लाते हैं, क्रांति लाते हैं उस क्षेत्र में। अब आप देखिए कि संजय झा के नाम से ही बाढ़ आना बंद हो गया हमारे मिथिलांचल में। आप देखेंगे, आप झंझारपुर गए तो देखे थे कितनी अच्छी कंक्रीटिंग की हुई है पूरे बांध के ऊपर। तो ये इतने दिन से सरकार सबकी चल रही थी, कहाँ कोई किया? वो जो ही 3-4 साल के लिए मान लीजिए जल संसाधन मंत्रालय में आए तो देखिए एकदम चकाचक हो गया पूरा सिस्टम, बाढ़ भी आने से डरने लगा है। तो निश्चित रूप से संजय भाई साहब का जिस किसी मंत्रालय में उनकी आएगी, हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमारे मिथिलांचल के डेवलपमेंट के लिए वो भगवान है, वो एक विश्वकर्मा स्वरूप आदमी है, और जिस क्षेत्र में भी आएंगे, जिस मंत्रालय को भी लेकर आएंगे, और मुझे लगता है कि मिथिला के विकास के साथ साथ देश का जो नेतृत्व करने की भी जो क्षमता उनके पास है अपने विभाग का, वो निश्चित रूप से बखूबी निभाएंगे और करेंगे। अशोक यादव भी जीते, अच्छा मार्जिन था उनका भी, हालांकि पिछले बार की तुलना में उतने संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इस बार लोग बता रहे थे कि फातिमी जी से वो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। एमवाई समीकरण पूरी तरह, लेकिन बाद में हमने देखा कि दरभंगा और मधुबनी सभी जगह कह रहे यादवों ने धोखा दिया। ये कहा जा रहा है यादवों ने नहीं दिया वोट, इसीलिए हुआ है। ये मधुबनी में भी कहा जा रहा है, दरभंगा में भी कहा जा रहा है। इससे तो क्या लगता है विश्लेषण में अशोक यादव का जो देखिए, यादवों का वोट कोई खरीदा हुआ वोट थोड़ी है आरजेडी का, ये वो यादव उनके लिए ऐसा नहीं है। हमारे माननीय अशोक यादव जी भी तो यादव है, उनके भी तो यादव वाले वोट देंगे, उनके भी रिलेटिव संबंधी है, उनका घर भी उसी शहर में पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो करेंगे। इसलिए ये कोई मैटर नहीं करता कि यादव, अभी आपने बताया ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जात पात, अभी हिंदू और मुस्लिम की बात आप कर रहे थे, तो आरजेडी के लिए भी तो यही बात में लागू होता है ना। वहां फिर मुस्लिम और जादव क्यों? या तो कंप्लीटली जादव एमवाई समीकरण आज से थोड़ी फेमस है, वो उनके लिए आरजेडी के लिए शुरू से फेमस चलता आ रहा है। हिंदुओं में और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है, मैंने देखा है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि शिवहर में मेरे बहुत ही नजदीकी मेरे हैं, तो वो भाई साहब को मेरे घर पे आए थे इलेक्शन के बाद, मुझे उन्होंने बोला कि आपकी तो रितु जायसवाल वहां से जीत रही है। हम बोले मेरी तो बहुत क्लोज है वो, बोले कि वो जीत नहीं रही है। बोले कि नहीं, कैसे नहीं जीत रहे? क्योंकि वहां के आगे मुझे आए कि महिला वर्ग की मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं थी, मर्द लोग जरूर उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किए कि नहीं आप आरजेडी में करिए, लेकिन लोग नहीं किए, वो लोग जाके तीर छाप में जाके वोट देके चला आया। और मुझे इंडिविजुअली लोगों ने बोला कि मैं इस छाप में वोट गिरा के आया हूं। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं है कि जात पात पे वोटिंग हुई है। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे हमारे पूरे भारतवर्ष के आदमियों को कि निश्चित रूप से पहले के समय से अभी का समय बदला है, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये हो, चाहे हमारे किसी और पार्टी का हो, इंडिया गठबंधन किसी आदमी का हो। निश्चित रूप से आदमी में एक एजुकेशन आई है पहले के तुलना में, और आदमी उस पार्ट से उठे हैं। अंतिम सवाल, अब तो आपकी सरकार बनने जा रही है, 8 को या 9 को शपथ ग्रहण होगा, संविधान बदल दीजिएगा। यही पूरी तरह से जो एक समाज में वोटरों की भी इच्छा कि मोदी जी इस बार आते हैं तो संविधान बदल देंगे, तो आपको उम्मीद है कि संविधान बदल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, संविधान बदलेगा। संविधान बदलने की प्रक्रिया आप जब देखेंगे, अब मुझे लग रहा है कि 1000 एक्चुअल नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट 1000 से ज्यादा बार अब तक आजादी के बाद से बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स को दिया गया, और कोई भी परिवर्तन जो होता है वो समय के डिमांड के अनुसार होता है। तो हमेशा हर सरकार में कोई न कोई कहीं न कहीं परिवर्तन संशोधन होता है।
तो संशोधन होने की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है, वो रोकने की प्रक्रिया नहीं है और वो कोई विनाशकारी नहीं होती है। तो संस्थान मतलब मार्केट में पब्लिक के बीच में जहां तहां इस बातों को इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि संविधान क्या बदलेगा भाई, जो संविधान है उसमें तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर आपके डेवलपमेंट्स के लिए, देश के विकास के लिए, विकासशील देश को विकसित देश बनाने के लिए और जो हमारे यहाँ का शिक्षा का पार्ट है उसको भी देखते हुए चले, तो उसको शिक्षा देने के लिए, लोग को आत्मबल बढ़ाने के लिए, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर किसी प्रकार की बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से पूरी टीम के द्वारा समीक्षा की जाती है और समीक्षा के बाद उसमें संशोधन किया जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है और ये होगा ही होगा। डॉक्टर मृदुल शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद काफी ज्यादा उत्साहित है, खासकर इस 5 क्षेत्रों में। मिथिलांचल में एक बड़ी जिम्मेवारी, दरभंगा, झंझारपुर और मधुबनी में भी इन्होंने कई क्षेत्रों में रक्षण किया। एक अंतिम सवाल, अब क्या होगा आपका अगला कदम भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद? अब अगला कदम क्या होगा? क्या आप राजनीतिक भविष्य सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपके आने वाले समय में आपका महत्व कितना होगा? आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे भाजपा? देखिए, भाजपा का जो शीर्षस्थ आदमी है वो मुझे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं वो मेरे कांटेक्ट में है। मुझे एक अच्छा रिस्पेक्ट लोगों के द्वारा मिल रहा है और मैं काफी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं इस पार्टी में आके। और रही बात आगे की बातें कि मेरी राजनीतिक इच्छा क्या है, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं एक बिजनेस के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में हूँ, चिकित्सक भी हूँ। सरकारी नौकरी से मैंने इस्तीफा भी दे दिया है क्योंकि कुछ आदमियों के द्वारा ये बातें हो रही थी कि भाई आप सरकारी नौकरी में रह के आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कैसे ले लिए। मैं उस समय तक लेटर दे चुका था, ऑलरेडी उन लोगों की जानकारी में नहीं थी। मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रिंसिपल महोदय के ये में साइन करवा के आगे फॉरवर्ड करवा दिया हूँ। आगे पार्टी को निर्णय लेना है कि पार्टी के द्वारा मुझे जो भी जिम्मेवारियां दी जाएंगी आगे करने के लिए, मैं उस बात को सतत, निरंतर और पूरे आत्मविश्वास के साथ ईमानदारी पूर्वक उसको निभाने की कोशिश करूंगा। जनता को एक संदेश दे दीजिए अंतिम में, वोट ऑफ थैंक। मैं पूरे भारतवासियों को, जो हमारे भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी घटक दल थे, उन सबों को अपना बहुमत देकर एक पूर्ण विश्वास मत हासिल कराया है, जिससे हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हमारे सेंट्रल में, केंद्र में बनने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में। इसमें हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर, हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी का अहम योगदान है। हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और आप सभी मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, एनडीए गठबंधन को वोट दिया है और जिन्होंने इंडिया गठबंधन को भी दिया है, इस महापर्व में आंध्र में भी संलिप्तता होने के कारण ही हम लोग इस महापर्व रूपी इस लोकतांत्रिक जो निर्वाचन हुआ है उसको हम लोग संपन्न करा पाए। आप सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सबको को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत धन्यवाद। क्योंकि लगातार और हम आपको दिखाएंगे वोट ऑफ थैंक्स। जिला प्रशासन दरभंगा, डीएम, एसएसपी और हम बता दें कि दरभंगा परिषद के डीआईजी, जिन्होंने तीनों मिथिलांचल के तीनों क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान और मतगणना संपन्न कराया, उनकी भी काफी जिम्मेवारी थी। लगातार आज हम दिखाते रहेंगे, देखते रहिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो गया। इसके बाद से दरभंगा की जनता के मूड क्या है ये भी हम बताएंगे। देखते रहिए, धन्यवाद।